नमस्कार। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी एक विशेष पर्व की। पर्व विशेष इस मायने में कि ऐसा माना जाता है कि इस पर्व को मनाने के लिए हमारी मोक्ष नगरी काशी में स्वयं देव भी उतर आते हैं। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं देव दीपावली की। और देव दीपावली के इस भव्य स्वरूप को यहाँ तक पहुँचाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत, लगन और तपस्या रही है, इस विषय में जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजेंद्र कुमार रावत जी, उपनिदेशक पर्यटन, वाराणसी एवं विंध्याचल मंडल। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयाँ इस देव दीपावली के सफल आयोजन के लिए। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया और इसके लिए मैं आभारी हूँ। पर्यटन विभाग की तरफ से ये आयोजन जो हुआ है, इस आयोजन के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वाराणसी मंडल में ये आयोजन बहुत ही अनोखा है। प्रदेश का ये बहुत ही अनोखा उत्सव है। बनारस वासियों को इस महोत्सव की प्रतीक्षा रहती है और देव दीपावली यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित, यूँ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बहुत ही बड़ा आयोजन है जिसको विभाग ने कराया है। इसमें गंगा महोत्सव और देव दीपावली दो आयोजन किए जाते हैं। इस बार ये इस आयोजन को 23 से 26 गंगा महोत्सव और 27 जो देव दीपावली का आयोजन है उसको हम लोगों ने कराया है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ों को इस बार इस्तेमाल किया गया है। हमने इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2 स्टेज दिए, जिसमें राजघाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पे। राजेंद्र प्रसाद घाट पे माननीय सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो विजेता थे उनको स्टेज दिया गया, जिसपे उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ हुई। राजघाट पे बड़े कलाकारों को, विशेषकर बनारस के जो आर्टिस्ट हैं उनको हमने मौका दिया और ये आयोजन जनता का ही कहना है कि बहुत सफल रहा है। जी हाँ, इस बार इसमें विदेशी मेहमानों ने भी शिरकत की। इस पर्व के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है? जी मैम, मैं बताना चाहूँगा कि देव दीपावली का आयोजन अपने आप में वैश्विक स्तर पे है। बनारस आज की डेट में लोकल से ग्लोबल है। ऑल ओवर कंट्रीज से टूरिस्ट यहाँ आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए देव दीपावली के आयोजन में हमने जो भी कार्य कराए हैं उसका पूरा पूरा ध्यान रखा है। आपने देखा इस इवेंट में बहुत सारे कंट्रीज के डेलीगेशंस थे जिन्होंने इस इवेंट में प्रतिभाग किया। इस इवेंट में उनकी शिरकत हुई। इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्तर पर ग्रीन फ्लैग का शो कराया, क्रूज से राइड कराया। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्शन मैपिंग का जो कार्यक्रम रहा वो भी बहुत सराहनीय रहा और ये सारे कार्यक्रम विभाग के माध्यम से पर्यटन विभाग के द्वारा कराए गए। बनारस अपने आप में इस महोत्सव को लेकर बहुत ही उत्सुक रहता है। बनारस वासियों को इस उत्सव की बहुत प्रतीक्षा रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नए कार्यक्रम, बहुत सारे नए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हमने प्रोजेक्शन मैपिंग, लेज़र शो और दिया दोनों तरफ, यानी घाटों पे भी और नदी की दूसरी ओर भी दियों का प्रज्वलन किया गया, जिससे इस कार्यक्रम को एक भव्यता प्राप्त हुई है। और इसी कार्यक्रम में बहुत सारे विदेशियों ने भी प्रतिभाग किया है। ये ऐसा त्यौहार है कि इसमें देश के हर कोने का टूरिस्ट आना चाहता है। आपने देखा कि देव दीपावली के समय में होटल्स लगभग 100% सारे होटल्स बुक थे। इससे इसकी महत्ता को आप जान सकते हैं कि कितना क्रेज है टूरिस्ट में, कितना क्रेज है दर्शनार्थियों में, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां की गई। यदि पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है ऐसा मान रहे हैं हम, तो क्या काशी के जनमानस के लिए भी आर्थिक सुधार में कुछ फर्क पड़ रहा है? साथ ही मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। आपने लेजर शो का नाम लिया जी। देव दीपावली मुख्यतः दिए जलाने का पर्व है। इसमें अब लेजर शो का भी प्रचलन बढ़ा है, विद्युत झालरों का भी प्रचलन बढ़ा है, तो इसे आप किस रूप में लेते हैं? जी, निश्चय ही, जैसा आपने कहा कि देव दीपावली दियों का त्यौहार है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हमने करीब 12 लाख के आसपास के दिए घाट के दोनों ओर जलाए। इनमें से 11 लाख दिए मिट्टी के और 1 लाख दिए गाय के गोबर के थे, जो एनजीओ के माध्यम से लिए गए थे। और इसमें निश्चय ही जो दियों की संख्या है पिछले वर्ष से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से
इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता में चार चांद लगे हैं। और जहाँ तक आपने काशी वासियों के रोजगार की बात की है, तो निश्चय ही जब भी टूरिस्ट किसी जिले में कहीं पे आता है तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में रोजगार लोगों को मिलता है। आने वाला टूरिस्ट होटल में रुकेगा तो होटल व्यवसायियों को इसका बिजनेस मिलता है, इसमें टेम्पो ट्रैवलर्स को बिजनेस मिलता है, कई तरीके से लोगों को इसमें फायदा होता है। और ये बनारस के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, नए होटल्स भी आ रहे हैं। इसी को बनारस में हम कह सकते हैं कि ये हमारा वास्तव में एक प्रगति का सूचक है। और बनारस आज कहीं ज्यादा पूरे विश्व में विख्यात है और इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग की बहुत सारी योजनाएं भी संचालित हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिला है, रोजगार के भी अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन जैसे एक सबसे बड़ी समस्या आ जाती है जाम की। ऐसी छोटी छोटी बातें, क्या इस ओर भी आप लोगों ने कुछ सोचा है या विभाग का ध्यान इस ओर भी गया है? उस दिन स्नान का भी दिन होता है तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट होता है और सारा आयोजन घाट पे होता है, तो निश्चय ही ट्रैफिक की प्रॉब्लम रही। फिर भी इसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक विभाग ने, पुलिस विभाग ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। जिन क्षेत्रों में गाड़ियां नहीं जा सकती थी वहां लोगों ने, पैदल बड़ी संख्या में लोग थे, शहर की आवाजाही बनी रहे इसको भी ध्यान में रखा गया था। कुछ रूट को कन्वे भी किया गया था। क्या इस आयोजन के लिए सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता भी मिलती है विभाग को? जी निश्चय ही, इस आयोजन में पर्यटन विभाग का से बजट प्राप्त होता है। इसमें जो भी काम होते हैं उसको टेंडर के माध्यम से सेलेक्ट किए जाते हैं और एक व्यापक इसका बजट होता है हर कार्य के लिए। और इस आयोजन को उसी स्वरूप में हम लोग मनाते हैं। कितने दिन या महीनों पहले से इसकी तैयारियों में लग जाते हैं आप लोग? देखिए, एक बड़ा आयोजन है, इसमें बहुत सारी समितियों का भी सहयोग मिलता है। आपने जैसा कहा दियों के बारे में, तो दियों को हम लोग समितियों के माध्यम से, एक बड़े वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, उनकी डिमांड आती है, जिसके अनुरूप हम उन्हें चीज़ें मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। हर एक कार्य के पीछे एक टीम होती है जिसके तहत हम लोग इस कार्य को कराते हैं। इसमें हर एक कार्य का टेंडर होता है। टेंडर के बाद जो भी फर्म सेलेक्ट होती है उसे टारगेट दिया जाता है, उसको पूरी ब्रीफिंग होती है और उसके अनुरूप ही इस कार्य को कराया जाता है। तो क्या इसमें ये ख्याल रखा जाता है कि ये टेंडर काशी वासियों को ही मिले या स्थानीय लोगों को रोजगार मिले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ई टेंडर होता है, ठीक है। इसमें ई टेंडर में कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है और वो टेंडर ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों के लिए ही होता है। उस ई टेंडर के माध्यम से फर्म सेलेक्ट होती है, उसको हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी अप्लाई कर सकता है। मानक के अनुरूप जो फर्म सेलेक्ट होती है उसके माध्यम से काम कराया जाता है। ये सरकार की गाइडलाइंस है। जहाँ तक इस कार्य को कराने की बात है तो दियों वगैरह की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर हुई है और ये हमने यहाँ के स्थानीय जो काश्तकार हैं उनसे लिए हैं। इसका ये भी असर हुआ है कि स्थानीय लोगों को एक रोजगार मिला, उनकी आय में वृद्धि हुई है और इसी के अनुरूप इस कार्य को कराया गया। और दियों के अलावा और क्या इस में रोजगार के अवसर हैं स्थानीय लोगों के लिए? देखिए, जो इवेंट है उससे बड़ी संख्या में, अपार संख्या में तो पब्लिक आती है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। उसमें टैक्सी ड्राइवर को भी रोजगार मिलता है, उसमें स्थानीय स्तर पे जो दुकानें हैं उनको भी मिलता है, चाय के होटल्स को भी मिलता है, बड़े बड़े होटलों में लोग रुकते हैं उसकी व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं और ये सारी चीज़ों के माध्यम से लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। काशी वासियों को इस पर्व की बहुत ही प्रतीक्षा रहती है और बड़े पैमाने पर बाहर से आने वाला टूरिस्ट भी इस इवेंट के दौरान आता है। और विदेशों से मेहमानों की संख्या बढ़े, पर्यटकों की संख्या बढ़े, इसके लिए भी क्या कुछ प्रचार प्रसार के लिए कुछ अलग योजनाएं हैं? देखिए, बनारस एज अ ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के रूप में जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में बनारस फेमस है। ये कोई लोकल डेस्टिनेशन नहीं, इवन ग्लोबल डेस्टिनेशन है और इस इवेंट की अपनी एक पहचान बन गई है। तो आने वाला टूरिस्ट विशेषकर इस इवेंट को ध्यान में रखता है और कोशिश करता है कि वो इस इवेंट में प्रतिभाग करे, इस इवेंट में शरीक हो। और इन दिनों चूंकि बनारस का एक सीजन भी है टूरिस्ट का, बड़ी संख्या में टूरिस्ट इन दिनों में रहता है
और इस आयोजन का स्वरूप भव्य हो गया है, इसलिए बड़ी संख्या में देश से भी और विदेश से भी टूरिस्ट का आवागमन यहाँ रहता है। यूं तो ये पर्व धार्मिक है, परंतु क्या आपको लगता है कि इसका कोई सामाजिक महत्व भी है इस पर्व को मनाने के पीछे कुछ? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस इवेंट में समाज के लोगों को जोड़ के ये इवेंट किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के साथ साथ उनकी जनमानस की भावनाओं को जोड़ा जाता है। ये दियों को जलाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में हमको मैन पावर चाहिए होती है, लोगों का सेंटिमेंट्स इसमें रहता है। हम लोगों को जोड़ते हुए इस इवेंट को कराते हैं। बहुत सारे कार्य इसमें ऐसे हैं जो जनमानस के बिना नहीं हो सकता। अगर आप बात करें तो इतनी बड़ी संख्या में जो दीपक जलाते हैं उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आयोजन जनता को जोड़ते हुए कराया जाता है। इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप? दिए जलाने के लिए आप कैसे व्यवस्था करते हैं? इतने लोग इतने घाट पर रहें, इस घाट पर इतने लोग रहें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हर एक घाट का अपनी एक समिति है। उस समिति के माध्यम से हमें उनकी डिमांड मिलती है कि साहब हमें इतने दिए, इतने तेल की ज़रूरत होगी, हम इतने मैन पावर के साथ इसको कराएंगे। इवन इसमें बेसिक के टीचर्स को भी गाइडिंग के लिए लगाया गया था, एक्सप्रेस की बात अगर हम करें। और बड़ी संख्या में जो समितियां हैं वो इस कार्यक्रम को संपन्न कराती हैं। देव दीपावली का आयोजन अपने आप में अनोखा है। हर व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ इसमें अपना प्रतिभाग, अपना योगदान देता है और ये आयोजन बनारस की पहचान बन गया है। आने वाले समय में निश्चय ही इस इवेंट में बड़ी से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आता है। कुछ इस पर्व के इतिहास के बारे में भी आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो देव दीपावली का आयोजन है बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। 1998 में विभाग के माध्यम से जब इसको कराया गया था तो इसका एक छोटा स्वरूप हुआ करता था। इसमें हम राजघाट पे आयोजन कराते थे और जनता को जोड़ते हुए दीपकों को घाट पे जलाया जाता था। इस बार घाट और नदी के दूसरी ओर रेती पे भी दियों को प्रज्वलित किया गया, क्योंकि दियों की संख्या भी बहुत थी तो मैन पावर की आवश्यकता थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पब्लिक को भी जोड़ा इसमें, क्योंकि आयोजन में लेजर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग और ग्रीन फायर क्रैकर शो भी था, जो इस इवेंट में को बहुत ही बड़ा स्वरूप देता है। तो बड़ी संख्या में पब्लिक की आवश्यकता थी, बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत थी, तो दीपकों को जलाने में हमने इनका सहयोग लिया। और इस आयोजन में बड़ी संख्या में टूरिस्ट होता है और सारा इवेंट हमारा घाट पे होता है। ये इवेंट ऐसा है कि घाट पे इवेंट होता है और जो दर्शक होते हैं वो बोट में नदी पे होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अनोखा त्यौहार है, बहुत ही अनोखा इवेंट है। आने वाले समय में आप देखिएगा इसकी भव्यता और बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और विभाग इसको और बृहद स्वरूप, बहुत पब्लिसिटी कैसे और व्यापक रूप में कर सके, इसकी प्लानिंग भी आगे करेगा। और हम चाहते हैं कि बनारस आने वाले टूरिस्ट को इसका पूरा पूरा लाभ मिले। भव्यता के साथ साथ सुरक्षा की भी जरूरत पड़ेगी। गंगा में नावों की संख्या अधिक हो रही है, वहां पर भी और घाटों पर भी सुरक्षा की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। तो क्या घाटों पर भी सुरक्षा के इंतजाम और साथ ही नाव पर कोई दिक्कत न हो, क्योंकि अधिकतर अक्सर होता है कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके लिए भी क्या सुरक्षा के भी कुछ इंतजाम रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि जो बोट्स होती हैं उन नाविकों को इस कार्यक्रम के पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है और इनको कहा जाता है कि आप अपने यहाँ जो भी बोट में बैठेगा उसको लाइफ जैकेट दी जाएगी। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम अलर्ट रहती है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरी चौक चाबंद व्यवस्था होती है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो इसके विषय में पूरी तैयारी होती है। और अभी तक ये आयोजन ऐसा कुछ नहीं आया है, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है, बहुत ही सफल हुआ है। देव दीपावली के आयोजन में और भव्यता मिली, इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने कुछ बहुत व्यापक तैयारियां भी की हैं। सबसे पहले इसका अगर व्यापक प्रचार प्रसार होगा तो देश के हर कोने का टूरिस्ट आएगा और इसमें प्रतिभाग करेगा या इसको देखने आएगा। इसके अतिरिक्त इसको हम देश के साथ साथ विदेशों में भी इसको प्रचार प्रसार करें। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट आना चाहता है। यहाँ पर पर्यटन विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी माध्यम से कराया जाता है। इसमें भव्यता प्रदान की जाती है और
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले समय में होंगी, जैसे कि आपने देखा कि प्रोजेक्शन मैपिंग हमने कराई, लेजर शो हमने कराया। आगे और भी जनता के जो सुझाव होंगे उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए आगे हम इस आयोजन को मनाएंगे और निश्चय ही ये त्यौहार यहाँ का एक पहचान हो गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी इसमें जोड़ने का कुछ प्रयास है? देखिए, बनारस अपने आप में कला की नगरी है। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं और यहाँ मानना होता है कि बनारस के कलाकारों को स्टेज दिया जाए, यहाँ के लोगों को इस आयोजन में प्रतिभाग कराया जाए। तो ऐसा मानते हुए ही हमने 2 स्टेज इस बार, जिसमें राजेंद्र प्रसाद घाट भी था और राजघाट भी था, और प्राथमिकता बनारस के ही कलाकारों को दिया जाना था। अधिक से अधिक बनारस के आर्टिस्ट को हमने इसमें परफॉर्म कराया है और ये आगे भी अगर ऐसा होता है, ऐसा ही किया जाएगा बल्कि, तो यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा और उन्हें भी एक हौसला मिलेगा। आने वाले समय में ऐसे आर्टिस्ट की संख्या जो भी है उन्हें अधिक से अधिक हम इस स्टेज के माध्यम से परफॉर्म कराएंगे। कुछ गंगा महोत्सव के विषय में भी बातें हो जाएं? जी, गंगा महोत्सव जो इस बार आयोजन हुआ 23 से 26 तक, जो गंगा महोत्सव का आयोजन था, ये इस आयोजन में हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जो राजेंद्र प्रसाद घाट है उस पे सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो विजेता थे उन्हें प्रतिभाग कराया गया और जो आर्टिस्ट छूट चुके थे, जो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किन्हीं कारणों से कर पाए थे, उनको हमने इस स्टेज पे स्थान दिया और उनसे प्रतिभाग कराया। जहाँ तक राजघाट है, इस पे हमने बनारस के घरानों को, इसके अतिरिक्त बड़े आर्टिस्ट को, कुछ बॉम्बे के आर्टिस्ट को, कुछ पद्मश्री, इन लोगों को भी हमने आमंत्रित किया और इसकी अपनी एक गरिमा है जिसमें विशेषकर शास्त्रीय संगीत को विशेष स्थान दिया जाता है, जो बनारस की पहचान है। उसी के अनुरूप सारे कार्यक्रम फाइनल किए गए और उसका लोगों ने बड़ा ही आनंद उठाया। गंगा महोत्सव में एक समय में शिल्प मेला लगता था, आजकल वो शिल्प मेला बंद किया जा चुका है, तो क्या इसके पीछे कोई वजह है या बस अस्थायी तौर पर इसे बंद किया गया है? जहाँ तक शिल्प मेला की बात करें तो गंगा महोत्सव में पहले एक शिल्प मेला का आयोजन किया जाता था, क्योंकि उस समय शिल्प मेले के और आयोजन नहीं थे। बट आज के वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो शिल्प मेले का आयोजन अभी कुछ दिन पहले ही उद्योग विभाग के माध्यम से कराया गया था और हमें लगता है कि ये महोत्सव का एक पार्ट हुआ करता था, आगे जरूर इसे हम ध्यान में रखेंगे, शिल्प मेले का आयोजन भी कराएंगे ताकि एक बड़ा स्वरूप मिल सके। गंगा महोत्सव और देव दीपावली, इन दोनों को लेकर भी आपके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं? विभाग की प्राथमिकता है दीपोत्सव जो अयोध्या में होता है और देव दीपावली जो बनारस में होता है। इसके अतिरिक्त विभाग बहुत से आयोजन कराता है, जिसमें ताज महोत्सव, जो अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव है, आगरा में होता है और आगरा के ताज महोत्सव को मैंने अपनी पोस्टिंग के दौरान कराया। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आता है। वहाँ का स्वरूप और यहाँ के महोत्सव के स्वरूप में काफ़ी कुछ अंतर है। जैसा कि हमने बताया आपको कि इस आयोजन का पूरा आयोजन देव दीपावली का घाट पे होता है। आगरा में ये शिल्प मैदान है जिस पे कराया जाता है। आगरा का ताज महोत्सव भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जिसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है, क्योंकि ताज नगरी विदेशी टूरिस्ट का एक बड़ा केंद्र है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ताज महोत्सव का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। आज के परिदृश्य में अगर आप देखें तो बनारस का महोत्सव ने, गंगा महोत्सव ने, दीपावली ने एक अपना स्थान कायम किया है। इसी को आप अगर आप देखते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट है और ये आयोजन आज विभाग के प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। आपने कहा आगरा में हुनर हाट लगता है, तो क्या ऐसा कुछ यहाँ पर बनारस के लिए भी सोचा जा सकता है? यहाँ पर भी एक से एक प्रतिभाएं पड़ी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी जैसे आपसे पहले ही बताया कि हम यहाँ बनारस में आगामी जब भी गंगा महोत्सव या दीपावली होगा तो उसमें एक हुनर हाट भी लगा सकते हैं। क्राफ्ट मेला जो पहले से लगता आया है उसको भी कराएंगे। और मैं देव दीपावली की बात कर रही हूँ। देव दीपावली में भी क्योंकि देव दीपावली का आयोजन घाट पे है, उसको जोड़ते हुए हम एक हुनर हाट भी कर सकते हैं अलग किसी स्थान पे,
क्योंकि संख्या में बड़ी संख्या में टूरिस्ट है, तो ये हुनर हाट का भी अपना क्रेज है और आने वाले आगामी वर्षों की योजनाओं में उसको हम प्रयास करेंगे कि कराएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद